हेलो एवरीवन। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के ओएसपी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक नर्सिंग स्किल्स। पीडियाट्रिक स्किल्स से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। आंसर नंबर 1, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, और नंबर 2, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। क्योंकि फीडिंग के लिए बच्चे को ये मुंह से डाली जाती है ट्यूब, नोज से नहीं डाली जाती, इसलिए इसे ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। आंसर नंबर 1, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और नंबर 2, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। यानी पेशेंट को जब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला जाता है तो उस वक्त कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। आंसर नंबर 1, इक्विपमेंट ट्रे, यानी सबसे पहले हम इक्विपमेंट के लिए ट्रे लेंगे। एंड नंबर 2, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, साइज़ 5 फ्रेंच टू 8 फ्रेंच तक होनी चाहिए बच्चों के लिए, और ज़रा बड़े बच्चे हों यानी तो 14 ईयर तक के हों तो हम 12 फ्रेंच भी ले सकते हैं। नंबर 3, एस्पिगेट। नंबर 4, सिरिंज 5 cc to 3 cc। नंबर 5, स्टेथोस्कोप। नंबर 6, रैपर फॉर रिस्ट्रेनिंग चाइल्ड। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हिलते हैं तो उन्हें रिस्ट्रेन करना पड़ता है, यानी उन्हें थोड़ा सा जकड़ के रखना पड़ता है, तो इसलिए हमें रैपर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 7, टॉवल। नंबर 8, क्लीन पेयर ऑफ ग्लव, यानी हमें इस प्रोसीजर के लिए यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए स्टेराइल ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि क्लीन पेयर ऑफ ग्लव्स की ज़रूरत होती है, जैसे लैटेक्स के ग्लव्स वगैरह। नंबर 9, लुब्रिकेंट वाटर सॉल्युबल, एग्जाम्पल KY जेली, क्योंकि ये KY जेली वाटर सॉल्युबल होती है। नंबर 10, टॉर्च। नंबर 11, एडेसिव टेप। नंबर 12, सीजर्स। नंबर 13, क्लीन ड्रिंकेबल वाटर। नंबर 14, मिल्क लाइक ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला मिल्क और प्रिस्क्राइब फीड, यानी जो भी फीड बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, यानी डॉक्टर ने कहा है देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन यू आर गोइंग टू डू एनी प्रोसीजर व्हाट विल यू गोइंग टू डू फॉर। यानी जब भी आप कोई प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के लिए जा रहे हो। आंसर नंबर 1, check the doctor's order first for NG tube insertion. Number 2, explain the procedure to the patients or family, assess the patient condition and then collect equipment. नंबर 2 पे यानी आपने पेशेंट और उसकी फैमिली को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने जा रहे हो, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने जा रहे हो या कैथेटर लगाने जा रहे हो या कैनुलेशन करने जा रहे हो, जो भी चीज़ है। फिर आपने पेशेंट की कंडीशन देखनी है कि पेशेंट ठीक ठाक है, वाइटली स्टेबल है या नहीं। फिर आप उस प्रोसीजर के लिए तमाम सामान जमा करोगे, तमाम इक्विपमेंट्स जमा करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल यू डू फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसीजर व्हेन यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द इक्विपमेंट फॉर एनी प्रोसीजर। यानी जब आपने सामान भी जमा कर लिया है, सारे कलेक्ट कर लिए आपने इक्विपमेंट्स, तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है। आंसर, कट एडहेसिव टेप एज रिक्वायर्ड, then wash hands and then put on clean latex gloves। यानी उसके बाद हमें एडहेसिव टेप काट के रेडी करना है, और फिर से एक बार प्रोसीजर से पहले हमने हैंड वॉश करना है और क्लीन लेटेक्स ग्लव्स हमें पहनना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल यू असेस इन पेशेंट बिफोर NG ट्यूब इंसर्शन। यानी पेशेंट को NG ट्यूब डालने से पहले आप पेशेंट में क्या चीज़ें असेस करोगे, यानी पेशेंट में क्या चीज़ें देखोगे। आंसर नंबर 1, पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 2, नॉस्ट्रिल्स फॉर पेटेंसी। नंबर 3, ब्लीडिंग। नंबर 4, ऑब्स्ट्रक्शन, सर्जरी एंड एनी अदर डिफॉर्मिटी। यानी पेशेंट के दोनों नॉस्ट्रिल्स पेटेंट हों, बिल्कुल ठीक ठाक हों, उसमें कोई ब्लीडिंग ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट ना हो, सर्जरी हुई भी तो नहीं है उसके नोज़ की, वो देखना है हमने, और कोई भी दूसरी डिफॉर्मिटी वगैरह या एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट तो नहीं है। नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। नंबर 6, एब्डोमिनल बॉबल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यानी पेशेंट की गैग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर हम उसके मुंह में टंग डिप्रेसर हल्का सा डालें ज़बान की थोड़ा आगे जाके मुंह में, तो वो आह की आवाज़ निकलनी चाहिए, इसका मतलब है कि पेशेंट की जो है गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। नंबर 7, पेशेंट रिएक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर। यानी हमें पेशेंट का रिएक्शन उसके प्रोसीजर से पहले, उसके प्रोसीजर के दौरान
और प्रोसीजर के बाद भी देखना चाहिए कि पेशेंट ठीक ठाक है, उसका रिएक्शन ठीक है, वो वॉमिटिंग तो नहीं हो रही उसे, या उसकी सांस तो नहीं रुक रही है, या इस तरह की कोई भी चीज़। क्वेश्चन नंबर 7, what will be the position of the child during NG-tube insertion? Answer number 1, wrap the child in big sheet or towel securely and then place the child in supine position. Means head should be slightly up with a roll towel, head up to 30 डिग्री। यानी बच्चे को उसकी अपनी किसी बड़ी चादर में या बड़े टॉवल में रैप करना है अच्छे से, फिर उसे सुपाइन पोजीशन में यानी सीधा रखना है, और उसका हेड जो है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। कोई टॉवल वगैरह रोल करके उसके हेड के नीचे रखना चाहिए, यानी उसके 30 डिग्री तक जो है उसका सर ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, अनकॉन्शियस पेशेंट्स लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, यानी अगर बच्चा अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो हम कभी भी उसे सुपाइन पोजीशन में नहीं बल्कि उसे करवट की पोजीशन में यानी लेटरल पोजीशन में डालते हैं, ताकि अगर कोई भी चीज़ मुंह से बाहर आए तो वो बाहर निकले, ऐसा नहीं उसकी सांस की नाली में फंस जाए। नंबर 3, एडल्ट एंड ओल्डर चाइल्ड कैन बी इन अ सिटिंग पोजीशन, फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन, यानी किसी बड़े को या अगर बच्चा बड़ा है तो हम उसे सिटिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं, जिसे हम फाउलर पोजीशन भी कहते हैं। सेमी फाउलर हम या 90 डिग्री का एंगल भी कहते हैं, और सेमी फाउलर पोजीशन को हम 45 डिग्री का एंगल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर इंसर्शन, यानी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के लिए हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की लंबाई की पैमाइश कैसे करेंगे। आंसर, लेंथ ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मेजरमेंट फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब and to the point midway between the xiphoid process and umbilicus, then mark with the pen or paper tape। यानी पिक्चर में दिखाए गए मेजरमेंट के तरीके से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ मेजर करते वक्त राइट या लेफ़्ट नॉस्ट्रिल की साइड से लेकर कान की लोब तक मेजर करते हुए xiphoid प्रोसेस से थोड़ा नीचे और umbilicus से थोड़ा ऊपर, यानी xiphoid प्रोसेस और अम्बलाइकस के दरमियान यानी मिड तक की मेजरमेंट करेंगे, और पेन या पेपर टेप की मदद से वहाँ निशान लगा लेंगे कि हमें यहाँ तक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करके सिक्योर करना है। xiphoid प्रोसेस स्टर्नम के सबसे निचले पार्ट को कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वी विल डू आफ्टर मार्किंग द लेंथ एंड बिफोर इंसर्शन ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ को मार्क करने के बाद एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले हमें क्या करना है। आंसर, लुब्रिकेट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ KY जेली। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड वी डू इफ मीट रेजिस्टेंस और क्लाइंट गैग्स ड्यूरिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, यानी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते वक्त यानी डालते वक्त अगर कोई रुकावट मिलती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और एनजी ट्यूब अंदर नहीं जा रही होती है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा गैग्स कर रहा हो यानी नोज़िया या वो वॉमिटिंग की तरह कर रहा हो गले में, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। आंसर, इफ़ मीट रेजिस्टेंस विदड्रॉ इट, रीलुब्रिकेट एंड इंसर्ट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते वक्त अगर हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस या रुकावट महसूस हो रही हो तो हमें वापस से निकाल लेना चाहिए, इसे दोबारा से रीलुब्रिकेट करना है और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से डालना चाहिए। इफ़ पेशेंट गैग्स स्टॉप पासिंग ट्यूब, यानी अगर पेशेंट गैग्स नहीं कर रहा है ट्यूब पास करते वक्त, तो चेक ट्यूब कॉइलिंग इन द पेशेंट्स माउथ, तो हमें फ़ौरन पेशेंट के माउथ को चेक करना चाहिए कि ट्यूब हो सकता है कॉइल हो के उसके मुंह के अंदर जमा हो रही हो। अगर जमा ना हो रही हो और ट्यूब पास हो चुकी हो तो पेशेंट को रेस्ट देंगे, उसे इनकरेज करेंगे फॉर डीप ब्रीदिंग। इफ़ एप्लीकेबल गिव सिप्स ऑफ वाटर, यानी अगर उसे मुंह से खाना पीना मना ना हो तो हम उसे हल्का सा सिप्स ऑफ वाटर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द राइट प्लेसमेंट इज कन्फर्म्ड ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर द इंसर्शन। आंसर, नंबर 1, बाय इंजेक्टिंग एयर 0.5 ml to 1 ml in neonate, 5 ml in older children, 10 ml to 20 ml in adult, and then listening the pop sound on stomach left side between epigastrium and stomach। नियोनेट यानी जो बिल्कुल पैदाइशी बच्चे होते हैं, पैदाइश से लेकर 1 मंथ तक के, उन्हें नियोनेट कहते हैं। उनकी एनजी ट्यूब को चेक करने के लिए हमें 0.5 ml to 1 ml एयर डालनी होती है।
जबकि 1 ईयर तक के बच्चों के लिए सिर्फ 5 ml एयर डाल के हमें चेक करना होता है एनजी ट्यूब। 10 ml to 20 ml हमें एडल्ट को पुश करना होता है एडल्ट उनके एनजी ट्यूब में, ताकि हम उनकी पॉप साउंड की आवाज़ सुन सकें, जो हम स्टेथोस्कोप रखते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्टमक और लेफ़्ट एपिगैस्ट्रियम के बिटवीन में रखते हैं और फिर इसकी आवाज़ सुनते हैं। नंबर 2, कीप एनजी ट्यूब इन बॉल ऑफ वाटर, इफ़ इट इन लंग्स इट विल मेक एयर बबल इन वाटर। यानी दूसरा तरीका एनजी ट्यूब को चेक करने का ये है कि एक बॉल के अंदर हम पानी लेंगे और उसको एनजी ट्यूब का सिरा जो बाहर का है उसको हम उसमें डिप करेंगे। अगर उसमें से एयर बबल निकलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टमक में नहीं है, लंग्स में है, तो हमें वापस से विड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर 3, एस्पिरेटिंग स्टमक कंटेंट्स एंड चेक फॉर एसिडिटी विथ लिटमस पेपर। यानी एनजी ट्यूब लगाने के बाद जब हम स्टमक से उसके कंटेंट एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं तो उसे लिटमस पेपर के साथ चेक करते हैं कि इसके जो कंटेंट्स हो वो एसिडिटी है उसमें या बेस है यानी एल्कोलोसिस है। नंबर 4, इफ़ स्टमक कंटेंट्स आर लेस देन 50 पुश इट बैक। एस्पिरेट करने से अगर स्टमक कंटेंट 50 ml से कम आता है तो हम उसे वापस पुश बैक कर देंगे स्टमक में। नंबर 5, इफ़ स्टमक कंटेंट्स आर मोर देन 50 ml डिस्कार्ड इट एंड पुश ओनली 30 ml, इन्फॉर्म एंड होल्ड द फीट टिल फर्दर ऑर्डर। यानी अगर स्टमक कंटेंट्स 50 ml से ज़्यादा आ जाए तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे और सिर्फ 30 ml पुश करेंगे, वापस से डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और उसके फीट को होल्ड करेंगे जब तक कि दोबारा फीट का ऑर्डर ना लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट विथ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब? आंसर नंबर 1, माउथ केयर एट लीस्ट 3 to 4 times daily. Number 2, clean and moist the nostrils at least once a daily. Number 3, change the adhesive tape during AM care every day. AM केयर का मतलब है सुबह की मॉर्निंग की जो केयर होती है जिसमें पेशेंट का ब्रशिंग हो है, फेस वॉश है, बैदिंग है या स्पंजिंग है, ये कोम्बिंग है, कंघा वगैरह करना। तो इन तमाम चीज़ों के दौरान जब फेस की सफाई होती है तो जो एडेसिव टेप उसकी नोज़ पे लगा हुआ है एनजी ट्यूब के साथ, उसे हर रोज़ चेंज करना ज़रूरी होता है। नंबर 4, फेस वॉश एट लीस्ट ट्वाइस अ डेली। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल यू डॉक्यूमेंट इन योर नर्सिस नोट्स? आंसर नंबर 1, डेट एंड टाइम ऑफ एनजी ट्यूब इंसर्शन। नंबर 2, साइज ऑफ द एनजी ट्यूब। नंबर 3, क्लाइंट रिस्पॉन्स और फीडबैक टू प्रोसीजर। नंबर 4, टाइप, कलर एंड अमाउंट ऑफ एस्पिरेशन स्टमक कंटेंट। यानी नर्सिस नोट्स के डॉक्यूमेंटेशन में हमें डेट एंड टाइम डालना है कि हमने किस दिन और किस टाइम पे एनजी ट्यूब की इंसर्शन की है, उसका साइज़ क्या था, यानी वो कितने साइज़ की थी एनजी ट्यूब, 16 फ्रेंच की थी और या 14 की थी, कितने की थी, या बहुत छोटा बच्चा था तो उसका 5 का था या 10 का या 8 का, 8 या 5 होता है छोटे बच्चों का। क्लाइंट रिस्पॉन्स के बच्चे का उस वक्त रिस्पॉन्स क्या था, वो बहुत ज़्यादा रो तो नहीं रहा था, आफ्टर वो सेटिस्फाइड था, फीड वगैरह उसने लिया और उसका कंटेंट जो पेट से निकला था वो कितना था, तो हमने कितना डिस्कार्ड कर दिया और कितना हमने वापस पुश बैक किया, वो तमाम चीज़ें हमें अमाउंट वगैरह कलर सब चीज़ें लिखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। आंसर नंबर 1, बाथ टू एन इन्फेंट or tub bath for an infant. Question number 15, what are the purposes of an infant bath? Answer number 1, to keep the skin healthy and intact. Number 2, to protect infants from dirt and germs. Number 3, to stimulate infant circulation. Number 4, to provide comfort to the baby. Question number 16, what equipment will be needed for an infant bath? Number 1, baby weighing scale. Number 2, bathtub or big bowl with warm water. Number 3, clinical thermometer to check water temperature around 100 Fahrenheit or 37.8 centigrade if thermometer available. If thermometer is not available, check with your elbow. यानी अगर थर्मामीटर अवेलेबल नहीं है तो अपने एल्बो से चेक करना चाहिए वाटर को कि ये गर्म इतना बर्दाश्त के काबिल है या नहीं। नंबर 4, बेबी रैपर. नंबर 5, 1 big towel and 1 small towel. Number 6, baby clothes. Number 7, 1 tray medium size for collecting all items. Number 8, baby soap and shampoo. Number 9, kidney tray.
Number 10, 2 galley pot, 1 for distilled water and 1 for dry cotton balls. Number 11, dry cotton balls. Number 12, baby lotion. Number 13, boiled warm water for eye cleaning. Number 14, stethoscope. Number 15, sprit swabs. बेबी बाथ वाटर को हमेशा एल्बो के अलावा रिस्ट से भी फील किया जा सकता है। वाटर हमेशा वार्म होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। ये सारे इक्विपमेंट्स क्वांटिटी के साथ याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऑस्पी के अलावा वाइवा में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन विल यू नॉट रिकमेंड एन इन्फेंट बाथ इन अ वेल बेबी वार्ड? यानी हमें वेल बेबी वार्ड में बच्चों को कब बाथ नहीं देना चाहिए? आंसर, व्हेन इन्फेंट बॉडी टेम्परेचर बिलो 96.7 फ़ारेनहाइट बाय एक्जिला। क्वेश्चन नंबर 18, इट व्हाट मैनर विल यू क्लीन द आई ऑफ द इन्फेंट? यानी बच्चे की आंखें आप किस तरह से साफ़ करेंगे? आंसर, eye should be clean from the inner canthus to the outer canthus. You can see in the picture. यानी आंखें अंदरूनी कैंथस से, सामने की कैंथस से बाहर की कैंथस की तरफ साफ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, what will you clean first of the baby during an infant bath? यानी बच्चे को बाथ देने के दौरान सबसे पहले क्या साफ करना चाहिए? आंसर, नंबर 1, clean eyes with separate clean cotton balls. Then number 2, wash face and dry without using any kind of soap. Next, number 3, wash hair with infant shampoo or baby soap, then dry properly. After that, number 4, unwrap baby, apply soap whole body, front and back, except palm till wrist. Clean genitalia as well. Number 5, immerse the infant in warm tub water till chest to shoulder, and support the infant's head and neck with your hands and arm on one side, right or left, then other side. After that, clean the baby well in water. यानी बेबी को अनरैप करके उसके फ्रंट एंड बैक पूरे बॉडी में अच्छे से सोप अप्लाई करना है, और फिर उसे पानी में पूरा डाल के चेस्ट से लेके शोल्डर तक, और उसे अपने हाथों से सपोर्ट देंगे उसके हेड एंड नेक को, और उसके एक तरफ राइट साइड से पहले पूरा वॉश करवाएंगे और फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड से, और उसके बाद उसको पूरी बॉडी को उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। नंबर 6, रिमूव द इन्फेंट्स फ्रॉम द टब, प्लेस हिम और हर ऑन अ क्लीन टॉवल एंड जेंटली पैड ड्राई। नंबर 7, गिव कॉट केयर विथ स्प्रिट स्वॉब और 70% अल्कोहल स्वॉब। नंबर 8, अप्लाई लोशन ऑन द इन्फेंट्स स्किन, dress up the infant and wrap in clean wrapper, then hand over to the mother for feed if applicable. यानी अगर बच्चा मदर फीड पर है तो हम उसे मदर के हवाले करेंगे उसके फीड के लिए, और अगर बच्चा इंक्यूबेटर का है तो हम फिर उसे उसके सही टेम्परेचर पर इंक्यूबेटर में रखेंगे। नंबर 9, प्लेस रीयूजेबल आइटम्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। यानी जो आइटम फेंकने की है वो तो हम उसे डस्टबिन में डाल देंगे, और जो चीज़ें रीयूजेबल हैं यानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल होती हैं, हम उन्हें वॉश करवा के उनकी सही जगह पे रख देंगे। नंबर 10, वॉश योर हैंड्स अगेन। नंबर 11, डॉक्यूमेंट डेट, टाइम, इन्फेंट्स वाइटल साइन एंड रिस्पॉन्स। यानी प्रोसीजर के एंड में एक मरतबा फिर से हैंड वॉश करेंगे और फिर तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे नर्सिस नोट्स में, उसमें डेट, टाइम और इन्फेंट्स के वाइटल साइन और उसके रिस्पॉन्स। यानी बच्चा बात लेते वक्त बहुत ज़्यादा रो रहा था, हैप्पी था, खेल रहा था या चुप था, हम उसका रिस्पॉन्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। आंसर, टैपेड स्पंज बाथ, यानी नल के नॉर्मल पानी से स्पंज बाथ देना। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ टैपेड स्पंज? यानी टैपेड स्पंज देने का क्या मकसद है? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बच्चा हो या बड़ा हो हम उसे टैपेड स्पंज दें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या फ्रिज का पानी इस्तेमाल करने से अचानक से फीवर बहुत तेज़ी से गिर सकता है, उसकी वजह से सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो सकती है, बच्चे को या बड़े को नमोनिया हो सकता है, पेशेंट को अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी लग सकती है। इन तमाम मसलों से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि नल का पानी यूज़ करें स्पंज बाथ के लिए। तो हम स्पंज बाथ देते हैं नंबर 1, टू रिड्यूस फीवर और टू डिक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर। नंबर 2, टू कूल स्किन बाय इवेपोरेशन एंड कंडक्शन। यानी जब हम स्पंज बाथ दे रहे होते हैं तो इन दो तरीक़ों से यानी इवेपोरेशन एंड कंडक्शन के ज़रिए हीट बॉडी से रिड्यूस हो जाती है।
Question number 22. What equipment will be needed for a tapped sponge bath? Answer. Number 1, big ball or basin with tapped water. Number 2, mittens, small clothes और small towels. छोटे छोटे जिससे हम स्पंज बाथ देते हैं, स्मॉल टॉवल्स जैसे होते हैं जिसे हम मिटन्स भी कहते हैं. नंबर 3, पेयर ऑफ ग्लव्स. नंबर 4, ड्राई लिनन. नंबर 5, मैकिंटोश. नंबर 6, TPR ट्रे. स्पंज बाथ के दौरान क्योंकि ग्लव्स पहनना ज़रूरी है इसलिए हमें पेयर ऑफ ग्लव्स की ज़रूरत होगी. बच्चे को ड्राई लिनन के ऊपर लिटाएंगे और नीचे मैकिंटोश रखेंगे. मैकिंटोश रखने की वजह से लिनन वगैरह गीली नहीं होती है. TPR ट्रे का मतलब है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ट्रे, यानी वाइटल साइन की जो ट्रे होती है हम उसे TPR ट्रे भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट विल यू डू बिफोर द टैपेड स्पंज? यानी टैपेड स्पंज देने से पहले या स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे? आंसर. चेक पेशेंट्स वाइटल साइंस प्रायर टू स्टार्ट स्पंज बाथ अबव 39 सेंटीग्रेड और 102.2 फ़ारेनहाइट. यानी अगर इस पॉइंट से अबव टेम्परेचर होगा तो हम स्पंज बाथ शुरू करेंगे, अदरवाइज स्पंज बाथ नहीं देंगे. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज़ द टर्म और कैटेगरी वी यूज फॉर मेडिसिन फॉर फीवर इन मेडिकल टर्म्स? यानी मेडिकल टर्म्स में हम फीवर की मेडिसिन के लिए कौन सी कैटेगरीज या टर्म्स यूज़ करते हैं? आंसर. एंटीपायरेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट आर द वेज हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी? यानी बॉडी से हीट लॉस्ट होने या ख़त्म होने के क्या तरीके हैं? आंसर. नंबर 1, कंडक्शन. नंबर 2, कन्वेक्शन. नंबर 3, इवेपोरेशन. नंबर 4, रेडिएशन. क्वेश्चन नंबर 26. विच पार्ट ऑफ द बॉडी शुड वी प्लेस अ वेट क्लॉथ ऑन ड्यूरिंग स्पंजिंग इन द हाई ग्रेड फीवर? यानी हाई ग्रेड फीवर में स्पंजिंग के दौरान बॉडी के किस पार्ट पर गीला कपड़ा यानी वेट क्लॉथ रखना चाहिए? आंसर. नंबर 1, ऑन हेड. नंबर 2, बोथ साइड ऑफ द नेक, यानी गर्दन के दोनों तरफ. बोथ एक्जिला एंड फुल हैंड. बोथ ग्रॉइन एंड फुल लेग्स. क्वेश्चन नंबर 27. व्हेन शुड वी चेंज द वाटर ऑफ स्पंजिंग? यानी हमें स्पंजिंग का पानी कब चेंज करना चाहिए? आंसर. चेंज द वाटर आफ्टर एवरी 3 स्ट्रोक्स. आंसर. हर 3 स्ट्रोक्स के बाद, यानी 3 मरतबा एक ही पानी से स्पंज करने के बाद पानी को तब्दील कर देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट डू यू मीन बाय कॉट केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न? आंसर. कॉट केयर मीन्स कीपिंग द कॉट क्लीन एंड ड्राई एट ऑल टाइम्स until it falls off by itself. यानी कॉड केयर का मतलब है कि कॉड को बिल्कुल साफ़ और खुश्क रखना चाहिए जब तक कि खुद से गिर ना जाए. खुश्क यानी ड्राई रखने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बाथ ना दिया जाए, बल्कि बच्चे को बाथ देने के बाद इसे अच्छे से 70% अल्कोहल से बताए गए केयर के मुताबिक इसे साफ़ करना है और ड्राई रखना है जब तक ये खुद से गिर ना जाए. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट विल बी द वाटर टेम्परेचर फॉर इन्फेंट बैदिंग? यानी बच्चे के नहाने का पानी कितना गर्म होना चाहिए? आंसर. वाटर शुड बी अराउंड 100 फ़ारेनहाइट और 37.8 सेल्सियस. टेस्ट द वाटर विद अ बाथ थर्मामीटर और योर एल्बो और रिस्ट. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ गिविंग अ स्पंज बाथ? आंसर. नंबर 1, टू रिड्यूस फीवर. Number 2, to clean the body of the bedridden patient. Number 3, to promote blood circulation and protect the body tissues. Number 4, to reduce microorganisms from the surface of the body. Number 5, it reduces heat from the body by conduction and evaporation. Question number 31. At what temperature do infants need a tapped sponge? Answer. Tapped sponge should be done if the infant's body temperature is above 39 सेंटीग्रेड और 102 फ़ारेनहाइट. यानी बच्चे को स्पंज उस वक्त शुरू कर देना चाहिए जब बच्चे का टेम्परेचर जो है 39 सेंटीग्रेड से अबव हो, या अगर फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो 102 फ़ारेनहाइट से अबव हो. क्वेश्चन नंबर 32. वाई डू वी प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ बॉडी हीट बाय कन्वेक्शन ड्यूरिंग स्पंजिंग? यानी हम पेशेंट को स्पंजिंग के दौरान कन्वेक्शन के तरीके से यानी हवा या फ़ैन की हवा से बॉडी हीट लॉस होने या ख़त्म होने से क्यों बचाते हैं? आंसर. नंबर 1, टू अवॉइड चिलिंग. नंबर 2, टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट. नंबर 3, टू मेंटेन प्राइवेसी. क्वेश्चन नंबर 33. व्हेन विल यू स्टॉप बॉडी स्पंजिंग ड्यूरिंग फीवर? आंसर.
We will stop the procedure if the temperature is more than 1 centigrade above normal, like 38.5 centigrade. Question number 34. What will you document in nurse's notes and graphic sheets? Answer. Number 1. Initial or baseline vital sign before the procedure start. Number 2. During sponging, every 15 minutes we will check the temperature. Number 3. Post sponge vital sign, यानी स्पंज ख़त्म करने के बाद आफ्टर 15 मिनट्स एक बार फिर से टेम्परेचर चेक कर लेंगे. नंबर 4. एनी स्पेसिफिक और अनवांटेड रिएक्शन ड्यूरिंग स्पंजिंग, लाइक साइनोसिस, मॉटलिंग और चिलिंग. मॉटलिंग यानी अगर बॉडी पर डिफरेंट कलर के मार्क या स्पॉट्स बनना या आना शुरू हो जाए. चिलिंग यानी शिवरिंग के साथ ठंड लगना शुरू हो जाए. दीज आर द फोटो रेफरेंसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.